Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 5 में आपका स्वागत है। एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर विशाल परेड का हुआ आयोजन। दूसरी ओर ट्रंप के खिलाफ हुए प्रदर्शन। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत, 4 धाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर लगाई रोक। मथुरा में मकान गिरने से 3 की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। अब खबरें विस्तार से। ईरान और इजरायल की जंग तीसरे दिन में पहुंच चुकी है। दोनों ने बीती रात फिर से एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने ईरान की गैस फील्ड साइट पर हमला कर दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साइट है। इजरायल के सटीक मिसाइल हमलों से गैस फील्ड साइट धधक उठी है और प्रोडक्शन रोक दिया गया है। 3 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले में इजराइल के 13 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। ईरान के शीर्ष राजनयिक ने साफ संकेत दिया है कि अगर इजराइल अपने हमले रोकता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई बंद कर देगा। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर अमेरिका की सेना की 250वीं वर्षगांठ पर विशाल सैन्य परेड हुई। ट्रंप ने सैनिकों को सम्मानित किया, नए रिक्रूट्स को शपथ दिलाई और वैश्विक दुश्मनों को चेताया। इस परेड के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन भी हुआ। इसी दौरान अमेरिका के कई हिस्सों में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर सेना को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, हर बार अमेरिका के दुश्मनों ने सीखा है कि अगर तुम हमारे लोगों को डराने की कोशिश करोगे तो हमारे सैनिक जवाब देने जरूर आएंगे। हमारे सैनिक कभी हार नहीं मानते, कभी हथियार नहीं डालते और कभी पीछे नहीं हटते। वो लगातार लड़ते हैं और हमेशा जीत कर ही लौटते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में refusefascism.org नाम के एक संगठन ने व्हाइट हाउस की ओर मार्च निकाला, जिसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। इस मार्च से पहले वॉशिंगटन डीसी के लोगन सर्कल इलाके में एक रैली हुई, जहां एक पूर्व सैनिक और एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता समेत कई लोगों ने भीड़ को संबोधित किया। अमेरिका के मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को उनके घरों में गोली मार दी गई। पहली घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिना हार्टमैन और उनके पति मार्क की मौत हो गई है। दूसरी घटना में डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर जॉन हाफमैन और उनकी पत्नी येवेट को कई गोलियां मारी गई हैं। दोनों घायल हैं। दोनों की सर्जरी हुई और डॉक्टरों को उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने घटना को लेकर कहा, दोनों सांसदों पर हमला राजनीति से प्रेरित लग रहा है। मेलिसा एक शानदार जनसेवक थी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पुलिस ने बताया कि हमलावर अभी फरार है। उसने बंदूकधारी पुलिस अधिकारी का हुलिया धारण कर रखा था। उसकी वर्दी देखकर कोई भी उसे असली पुलिस वाला ही समझेगा। उसकी कार जब्त की गई है। पुलिस ने बताया जिन 2 सांसदों पर हमला हुआ उनके घर एक दूसरे से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर चैम्पलिन और ब्रुकलिन पार्क में हैं। सीनेटर हाफमैन और उनकी पत्नी येवेटे चैम्पलिन में रहते हैं। कपल को भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह 11:30 बजे गोली मारी गई थी। मुंबई के मरीना इलाके में 67वीं मंजिला एक ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई। गल्फ न्यूज के मुताबिक आग इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग के नीचे से ऊपर तक लपटें फैल गई थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पूरी रात चले ऑपरेशन में टीमों ने बिल्डिंग में रहने वाले 3800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहुमंजिला बिल्डिंग का नाम मरीना पिनेकल है। हादसे में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है। इमरजेंसी सेवाओं द्वारा तुरंत लिए गए एक्शन की हर जगह तारीफ हो रही है। बुडापेस्ट में चल रही 2025 वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप के दूसरे दिन जापान के स्टार खिलाड़ी आबे उता ने शानदार अंदाज में अपना 5वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। उन्होंने शुरुआत से ही बेहतरीन फॉर्म दिखाया और फाइनल में कोसोवो की मजबूत खिलाड़ी डिस्ट्रिया को इप्पॉन के जरिए हराया। उनका आत्मविश्वास, तकनीक और नियंत्रण देखने लायक था। 66 किलोग्राम कैटेगरी में जापान के ताकेओका ने तजाकिस्तान के इमामोली को रोमांचक मुकाबले में हराकर गोल्ड जीता। वहीं हंगरी की रोजा ने ब्रॉन्ज जीतकर घरेलू दर्शकों को खुशी का मौका दिया। ये दिन जूडो प्रेमियों के लिए बेहद खास और यादगार रहा।
दुनिया भर में अक्सर ही खदानों में हादसों के मामले सामने आते हैं। खदानों में कई बार लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक हादसा अब अफगानिस्तान में सामने आया है। अफगानिस्तान के समांगन प्रांत के दारा-ए-सूफी बाला जिले में ये हादसा हुआ। शनिवार को देर रात कोयले के खदान की सुरंग अचानक से ढह गई, जिससे हड़कंप मच गया। हादसे के बारे में प्रांतीय पुलिस ने आज एक बयान जारी करके इस बारे में जानकारी दी। अफगानिस्तान के समांगन प्रांत के दारा-ए-सूफी बाला जिले में शनिवार देर रात कोयले की खदान की सुरंग के ढहने से खदान में काम करने वाले 4 मजदूर उसके नीचे दब गए। इससे चारों मजदूरों की मौत हो गई। बचाव कर्मियों ने चारों के शव निकालकर उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई है। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। हेलीकॉप्टर में यूपी, महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड, गुजरात का 1 यात्री था। पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर, राजस्थान के रहने वाले थे। गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों को भेजा गया है। इस बीच 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाएगा। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक साथ 6 मकान अचानक से भरभराकर गिर गए। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। 10 से 12 लोगों के अभी भी दबे होने की खबर है। सूचना मिलने पर पुलिस, नगर निगम प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सभी 6 मकान जो ढहे हैं वो मिट्टी के टीले पर बने हुए थे। लोगों ने बताया कि यहाँ बाड़े में जेसीबी से खुदाई चल रही थी, तभी अचानक मिट्टी धंसकी और एक के बाद एक सभी मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोगों ने बताया, जब हादसा हुआ तो ऐसा लगा भूकंप आ गया हो। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है। उनका शव परिवार को सौंपा जाएगा और राजकोट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच गया है। रविवार सुबह तक 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 मैच हुए हैं, जिनमें से 20 शव परिजन को सौंपे गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृह नगर पहुँचाया जा रहा है। इसके लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर हैं। हादसे में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों में से 11 के परिजन आज अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत वडोदरा से अहमदाबाद लाए गए हैं। बाकी के ताबूत बनाने का काम जारी है। अहमदाबाद में क्रैश हुआ एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान की सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच तुर्की सरकार ने कहा कि विमान की मेंटेनेंस टर्किश टेक्निक नाम की कंपनी ने नहीं की थी। हादसे के बाद बाबा रामदेव ने कहा था, मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है। कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, उसने तो कोई साजिश नहीं रची है। ऐसे में एविएशन सेक्टर पर भारत को और नजर रखनी चाहिए। तुर्की की कंपनी ने कहा है, ये दावा बिल्कुल गलत है। हमारे देश की कंपनी ने क्रैश प्लेन का मेंटेनेंस नहीं किया था। भारत तुर्की के संबंधों को खराब करने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे साइप्रस से इस दौरे की शुरुआत करेंगे, फिर कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे। इस दौरान वे 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम 15-16 को साइप्रस में रहेंगे। 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को भारत लौट आएंगे। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। ब्रिटेन की नेवी के एक F-35 लड़ाकू विमान ने रविवार दोपहर ईंधन की कमी के चलते केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ये पहली बार है जब ऐसा विमान भारत में उतरा है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। बता दें, F-35 दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है और आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता है।
ये अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग भी लिया था। मणिपुर में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 328 हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इनमें सेल्फ लोडिंग राइफल्स और इंसान जैसी राइफलें भी शामिल हैं। मणिपुर पुलिस के एडीजीपी ने बताया कि पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेना और असम राइफल्स की ज्वाइंट टीम ने 14 जून की आधी रात 5 जिलों में छापेमारी की थी। इसमें 151 SRR राइफलें, 65 इंसान राइफलें, 6 AK सीरीज राइफलें, 2 अमोग राइफलें, एक AR-15 राइफल, एक AR-15 राइफल, 5 कार्बाइन बंदूकें, 2 MP5 बंदूकें, 12 लाइट मशीन गन, 6 पिस्टल समेत अन्य युद्ध सामग्री बरामद हुई है। इजराइल-ईरान सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें बीते 2 दिनों में 12% तक बढ़ गई हैं। WTI की रिपोर्ट के अनुसार 13 जून को कच्चे तेल की कीमत में 8.2% बढ़कर 13 जून को कच्चे तेल की कीमत 8.2% बढ़कर $73.61 प्रति बैरल पहुंच गई। 14 जून को दाम में 12.6% तक उछाल आया और प्रति बैरल की कीमत $76.61 पहुंच गई। बता दें कि प्रति बैरल में 159 लीटर होते हैं। भारत में बीते 2 दिन में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में 497 रुपए का इजाफा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अस्थायी रूप से बंद किए गए सभी 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों को खोलने की घोषणा की है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के संभागीय आयुक्तों और IG के साथ बातचीत के बाद पर्यटन स्थलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के हिलांग याजिक ने 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है। उनकी इस जीत की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने X अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा, मुझे बेहद खुशी है कि भारत की मिस हिलांग याजिक ने भूटान के थिम्फू में आयोजित 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में एक गोल्ड और एक सिल्वर पदक जीता है। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हिलांग याजिक ने ये जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। उन्हें दिल से बधाई। देश भर में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 10 लोगों ने जान गंवाई है। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। केरल में 5, दिल्ली में 3 और महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत हुई है। जनवरी से अब तक कोरोना से 97 लोगों की जान गई है। देश के 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,383 पहुंच गई है। हालांकि रविवार को नया मामला दर्ज नहीं हुआ, जबकि 17 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2007 केस हैं। इसके बाद गुजरात में 1441 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। चलते चलते मौसम का हाल जान लेते हैं। भारत के कई राज्यों में अभी भारी बारिश हो रही है, तो कहीं गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। जिन राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, वहां जमकर बारिश हो रही है, तो जहां अभी मानसून नहीं पहुंचा है, वहां पारा काफी ज्यादा पहुंच गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेट्स माइक इज नॉट जस्ट अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। डाउनलोड द ऐप नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर। अवेलेबल बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड iOS मोबाइल फोन्स। Follow us on YouTube.